कैसे हो बच्चों? भाई कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? सुना था बहुत दिनों से भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के हमारे इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। सुना है भाई बहुत लोगों ने इसकी डिमांड की, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे लिखा बार बार कि सर फेडरलिज्म वाला चैप्टर कराओ, फेडरलिज्म वाला चैप्टर कराओ। तो फाइनली वो टाइम आ गया कि हम फेडरलिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि बच्चों को ये चैप्टर जो है ना वो टफ लग रहा था, बट यकीन मानो इससे आसान टॉपिक ना आपकी पूरी सिविक्स की बुक में कुछ भी नहीं है। इससे आसान कोई टॉपिक है ही नहीं। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर सिंपल एक बात याद रखो, बेसिक डिविजन्स ऑफ पावर, पावर का बंटना या पावर का एक दूसरे से तीसरे चौथे जितनों तक आप बांटोगे, जो एक फेडरलिज्म में होता है, वो सारा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। अब अच्छी बात यह है कि भाई मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। अब इसीलिए चलिए अब शुरुआत करेंगे फेडरलिज्म को समझने की विद द हेल्प ऑफ हमारे सबसे बेहतरीन पूरे यूट्यूब चैनल पर सबसे अच्छे माइंड मैप्स के साथ। मैं अपनी इस क्लास में आपके लिए बेहद चुनकर प्यार से और अच्छे डिजाइन में माइंड मैप लेके आया हूं। वो ऐसे माइंड मैप होंगे बच्चों जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो यकीन मानना अब तक के हिस्ट्री पे यानी कि यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन माइंड मैप्स के साथ आपको फेडरलिज्म का चैप्टर मैं खत्म कराने जा रहा हूं। और कहां पर? जी हां, हमारे प्यार भरे प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर, जहां पर बच्चों का प्यार इतना ज्यादा चलता है कि भाई टीचर्स को दिनों रात मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका अपना एसएसटी का टीचर, जी हां एसएसटी का ही कहेंगे क्योंकि भाई और भी सब्जेक्ट्स कर ही रहे हैं, टीचर जोगिंदर सिंह चाहर अपने इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि फिजिक्स वाला पर आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूं। और इसी गर्म जोशी के साथ, क्योंकि सर्दियां हैं, पर बच्चों आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सबने इसकी डिमांड की थी और लेके आए हैं क्या? लेक्चर नंबर हमारा नेक्स्ट यानी कि फेडरलिज्म। बच्चों आपके सामने ये जो चैप्टर है फेडरलिज्म, आज इतने ध्यान से सुनना कि आपके सारे क्वेश्चंस ना बोर्ड के चुटकियों में हल हो जाएं। ऐसे हल हो जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि भाई क्या पढ़ा था और क्या करके आए, पर नंबर पूरे आ गए। वो पढ़ाई आज आप मेरे साथ करोगे। अब जिनको मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता दूं, इसमें कुछ आपको अमेंडमेंट्स के बारे में 2-3 बातें आएंगी, जिक्र होगा जरूर, पर यकीन मानना आपको वो ट्रिक्स दूंगा जो अब तक आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होंगी। अगर कहीं देखी भी हो तो वो मेरी अपनी है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बातचीत की, जितनों के साथ मैं पढ़ा हूं, जिनसे मैं पढ़ा हूं, उन्होंने तो ये नहीं बताया। ये मैंने इवॉल्व करी और आपके लिए करी है। ये अपर क्लासेस में थी, आज ये आप भी करोगे। इसे बहुत आसान ट्रिक्स होने वाली हैं आपके लिए। तो फेडरलिज्म का चैप्टर जो है ये आपको आज ही नहीं बल्कि आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में भी ना बड़ा काम आएगा। बेसिक है बट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना, जिसे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा टॉपिक होता है, वहां पे एक मेजर रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को। जी हां, फेडरलिज्म। पहला माइंड मैप आपके सामने है बच्चों। क्या चीज है ये समझा देते हैं। फेडरलिज्म आपका चैप्टर है भाई। फेडरलिज्म में आप पढ़ोगे क्या? मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम ही दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के दो चाहे अपने बोर्ड्स के दो, इस बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोर्ड आपको पढ़ाने आया है, मैं आपको समझाने आया हूं। हम दोनों मिलके आपके लिए वो रिसोर्स का काम करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया। मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म पढ़ोगे, फीचर्स पढ़ोगे, क्या होंगे 13% श्रीलंकन तमिल्स जो आप देखते आए हो भाई, उनका रोल क्या था, या फीचर्स हम इसको मानते ही नहीं अभी। तो चलो तमिल्स मतलब वो हम एग्जांपल के तौर पे बताएंगे कि जो तमिल और श्रीलंका में जो चल रहा था, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। तमिल श्रीलंका के जो थे, जो उनका डिवीजन आप देख रहे थे कि कैसे वो अपना फीचर्स मतलब फेडरलिज्म को कैसे वो ऑपरेट करेंगे कि भाई जो तुम्हारे पास पावर है वो हमें भी दे दो, डिवाइड कर दो पावर को। वही तो फेडरलिज्म की कहानी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? डुअल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में डुअल गवर्नमेंट होती है जनरली। मैं जनरली क्यों बोल रहा हूं? अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर आपको 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। 3 लेवल्स का मतलब यह है कि एक आपको सेंटर देखने को मिलता है, एक आपको स्टेट देखने को मिलता है, और एक होता है बच्चों हमारा लोकल गवर्नमेंट। अब सर लोकल गवर्नमेंट क्या है? कोई चलती फिरती बाजार में मार्केट में मतलब कोई सरकार मिल जाए क्या वो है? नहीं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब यह है जो आपके गांव हैं, जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। नहीं समझ में आया?
दिल्ली में एमसीडी के हाल में चुनाव हुए थे। ये चुनाव ना तो सीएम बनाने वाले थे किसी को, ना ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने वाले थे किसी को। तो फिर आखिर इन चुनाव का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस यह है कि जो डे टू डे जो आपके ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट के काम है, यानी कि आपकी नालियों के, आपकी सड़कों के, आपके यहां सफाई बनाने का जो काम है, वो ये लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। शहर में तो एमसीडी हो गई सर, गांव में क्या होता है? गांव में आपने देखा है पंचायत होती है, पंचायतों के चुनाव होते हैं, वो सब लोकल गवर्नमेंट्स में आते हैं। साथ ही साथ आप पढ़ोगे रोल ऑफ जुडिशरी। एक जुडिशरी का क्या रोल होता है जब व्यक्ति या बच्चा गलती करता है। मैं क्यों बच्चे पे आया, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। सिविक्स को पढ़ना है ना, तो अपने परिवार में बैठ के देखते रहो आराम से। हाँ, सब कुछ है वहां पर। वहां पे आपको मुखिया यानी कि प्रेसिडेंट भी मिलेगा, डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री भी मिलेंगे, और आप बच्चों जैसी आम जनता यानी कि विधायक और सांसद भी वहीं पर मिल जाते हैं। विधायक क्यों? अगर गलती से आप लेजिस्लेटिव असेंबली समझो पार्लियामेंट की जगह पे, तो जब एक बच्चा गलती करता है या फिर दो बहन भाई लड़ रहे हो, तो ना बहन ये कहेगी कि मैं गलत हूं, ना भाई ये कहेगा मैं गलत हूं, तो फिर फैसला होगा कैसे? फैसला करेगी जुडिशरी, यानी कि आपके पेरेंट्स, जो पार्शियल नहीं होंगे उस समय कि ना मैं इसको जानता हूं ना मैं इसको जानता हूं। मैं डिसीजन वो लूंगा जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया रोल ऑफ जुडिशरी। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब हम देख चुके हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भाई, आपके सेंट्रल, स्टेट और जुडिशियल, ये लेवल्स है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल, स्टेट या लोकल या फिर फेडरल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, दो लेवल की गवर्नमेंट क्यों ना हो, बिना म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट के नहीं चल सकती। रीजन ये है कि अगर आप फेडरलिज्म में बिलीव रखते हो, आप सरकार चलाना चाहते हो, तो आपको एक दूसरे की बातों को समझना होगा। आपको विश्वास रखना होगा कि जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के लिए बनाई है, उनमें स्टेट का बेनिफिट छुपा हुआ है। अगर आप हर बात पे शक करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानोगे, म्यूचुअली एग्री नहीं करोगे, साथ मिलकर नहीं चलोगे, तो आप फेडरलिज्म को फिर ऑपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, आप फेडरलिज्म में पढ़ोगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कैसे हिंदुस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, इस डिसेंट्रलाइजेशन से क्या बेनिफिट हुए, यह आप अपने गांव और अपने इलाकों में जाकर अच्छे से देख सकते हो। आपको पार्लियामेंट नहीं जानता, आपको सांसद नहीं जानते, आपको हो सकता है विधायक ना जानते हो, पर यह मेरा दावा है कि आपको आपके गांव का पंचायती प्रधान या फिर आपके गांव, आपके मतलब शहर में जो निगम पार्षद है, वो आपको जानते होंगे। लोकल लेवल पे तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ या तो लोकल लेवल गांव में या शहरों में। गांव में जो हुआ उसे हम पंचायत कहते हैं, और उसके लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन नेम था उसे पंचायती राज कहते हैं, पंचायतों का राज। वहीं शहर में इसे म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जाना जाता है, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ऐसे कई सारे कॉर्पोरेशंस बने होते हैं। उसके साथ ही साथ पंचायती राज को क्योंकि डिसेंट्रलाइज किया गया, आपने स्टेट से, सेंट्रल ने स्टेट को पावर दी, स्टेट से कुछ पावर लेके उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, उसे बांट दिया गया। शहरों में आपने म्युनिसिपैलिटी को दे दिया, गांव में आपने पंचायत को दे दिया। पर हर लॉ पास करने के लिए एक संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। कोई भी लॉ, एक पेपर, सिर्फ पेपर तब तक है जब तक उस पर किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साइन ना हो। नोट इसलिए चल रहा है क्योंकि उस पर महात्मा गांधी की फोटो, इसलिए नहीं, नोट इसलिए क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन है, आरबीआई अपना डिक्लेरेशन दे रहा है, इसलिए वो नोट है। आप गांधी जी की फोटो तो आपने देखा होगा, नकली बाजारों में चूर्ण के फोटो पर भी तो होती है, चूरन जो फोटो होती है उन पर नकली फोटो, चले क्या वो नोट? नहीं चले। साइन की वैल्यू है। तो हर पेपर जो है, आप ये मान लो पेपर ही रहेगा, अगर राष्ट्रपति ने, हमारे देश के राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तो वो लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है। पर हर कानून को ऐड और घटाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं। बच्चों जिनको नहीं समझ में आया, अमेंडमेंट का मतलब है हमें कुछ चेंज करना है, तो एक तरीका चाहिए चेंज करने को, वो तरीका इज कॉल्ड अमेंडमेंट्स, बदलाव, संशोधन। पंचायत को ऐड किया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, यानी कि 73वां संशोधन 1992 में
73rd नंबर की जो अमेंडमेंट थी उसमें पंचायती का जिक्र हुआ था, और नेक्स्ट अमेंडमेंट यानी कि 74th सेम ईयर म्यूनिसिपैलिटी का जिक्र हुआ था। यानी कि बैक टू बैक 2 नंबर के अमेंडमेंट्स और डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात है वो हुई। साथ ही साथ आप पढ़ोगे फेडरलिज्म में रूट, तरीके क्या है फेडरलिज्म को पाने के? 2 तरीके, या तो आप किसी में मिल जाओ, या अपने साथ इस तरीके से बिठा लो कि सब एक इक्वल है। अब या तो यह है कि कमिंग टुगेदर, सारे देश एक साथ आकर अपनी पावर शेयर करके फेडरलिज्म को ऑपरेट कर ले, या होल्डिंग टुगेदर कि भाई साहब आप भी यहां बैठो, यहां भी बैठो, यहां भी बैठो, सब एक है, एक साथ चलते हैं। इनमें कौन सा देश, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, किस में ऑपरेट करता है? कमेंट सेक्शन में भी बताइए, आगे आने वाला है, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैं अभी पूछ रहा हूं तो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गए। आई होप आपको ये माइंड मैप बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं बच्चों, आपके सामने आपका चैप्टर का बेसिक माइंड मैप ये रहा। पढ़ते नेक्स्ट, एक और माइंड मैप। अच्छी बात यह है कि मैं चाहूं तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को इस माइंड मैप के थ्रू समझाकर खत्म किया जा सकता है, पर बात यह है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। एग्जाम्स में माइंड मैप आएंगे नहीं, बना दोगे तो अच्छा लगेगा, सामने वाले यानी टीचर को अच्छा लगेगा, आपको तो प्राउड फील होगा कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही करके आया हूं। आते अपने माइंड मैप पर, तो यह है बच्चों हमारा लोकल रूरल गवर्नमेंट का। अगर मैं बोलूं तो यह गांव का है। गांव में पंचायत होती है, म्यूनिसिपैलिटी नहीं होती, इसलिए गांव में पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इसके लिए कमेटी बनी थी, वो भी अगर यहां नाम होगा कि नहीं वो देख लेंगे, बट मैं लिख दूंगा बलवंत राय मेहता कमेटी। यह फर्स्ट कमेटी थी जिसने सजेस्ट किया था भाई कि ऐसे डिसेंट्रलाइज करें तो देश में विकास हो सकता है, जो हमारे राजीव गांधी जी चाहते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर केंद्र सरकार से 1 रुपया जाता है तो लोकल गवर्नमेंट्स तक डेवलपमेंट के लिए 25 पैसा पहुंच रहा है, तो क्यों ना इनके लिए अलग फंड क्रिएट हो, इनके लिए अलग चुनाव किए जाए, इन पे एक अलग अथॉरिटी दी जाए, जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप अपनी डेवलपमेंट के काम अपनी ऑटोनॉमी पे कर सकते हैं। तो इसीलिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी और एक संशोधन हुआ, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब सबसे पहले तो इसका ईयर याद रखना हो या कुछ रखना हो बच्चों, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो इस बोर्ड को देख रहे होंगे, उनके लिए यह शेड्यूल पूछा जाता है कि इसका शेड्यूल, यह अमेंडमेंट या ये पंचायती राज किस शेड्यूल में आती है। बहुत सिंपल है, मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं बहुत काम की, आप ध्यान से देखना। 73rd अमेंडमेंट 1992 है। हो सकता है मेरे 9th 10th के बच्चों को या फिर आगे जो बच्चे और पढ़ाई करें उनको यह काम आ जाए, तो मैं एक जनरल जानकारी दे रहा हूं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ए का मतलब अमेंडमेंट है। आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि भाई ये 73rd के नंबर को देख लो या ईयर को देख लो। मैं आपको दोनों अमेंडमेंट 73rd और 74th के शेड्यूल बता सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इस नंबर या इस नंबर से। अब ये सोच रहे होगे कैसे, तो कुछ नहीं करना, 7 और 3 को जो नंबर है ऐड कर दो बच्चों, 7 और 3 10 प्लस 1, दैट्स इट। कितना हो गया? 11। तो रूरल का क्या है भाई? 11th शेड्यूल है। अगर यही बात करो आप म्यूनिसिपैलिटीज की, तो आपको कुछ नहीं करना, वो 74 है, राइट। 7 + 4 + 1 12, वो किसका है? वो हो गया फिर आपका म्यूनिसिपैलिटीज का। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक ट्रिक दूसरी पे आ जाती है, इसको मैं रब कर रहा हूं अभी फिलहाल। सर 73 से तो हो गई, वादा निभाया। अब बात है 1992 की। कितने अमेंडमेंट्स की बात हो रही है? 2 अमेंडमेंट्स है ना, एक तो पंचायती राज की और एक नगर पालिका की, यानी कि 2 है। डिजिट्स कितनी है? 4 है। तो पंचायती राज नगर पालिका, लेट्स ब्रेक कर लेते हैं। पंचायती राज और नगर पालिका 19 एक आगे वाले का, क्योंकि पहले तो पंचायती राज आया है फिर नगर पालिका आया है। तो 9 + 1 कितना होता है बच्चों? 10 + 1 11। आई होप आपको वो 7 3 वाला भी याद होगा।
11 एंड 9 टू 11 प्लस 1 12 और आपको 74th भी याद होगा 7 + 4 + 1 12। ये वो तरीका है जो मैंने अपने बच्चों को हायर लेवल में बताया था। आज मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो ट्रिक जाने जो मैंने अपनी इस लाइफ में इस 14 साल के करियर में जितनों को बताई है और जितनों ने इसके बाद सिविक्स और इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स गेन किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये जनरल जानकारी को मैं रब कर देता हूं बच्चों, आपको ये मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर बता देंगे, कोई बात नहीं, बताते रहेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। लोकल गवर्नमेंट 73rd अमेंडमेंट ने क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया विलेजेस के लिए। क्या किया, ईच विलेज हैज ग्राम पंचायत, हर विलेज में ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, अगर ये तो चलो हम ग्राम पंचायत पे आ गए, चलो पहले ये हिस्सा ही समझ लेते हैं। हर ग्राम पंचायत का क्या काम है, डिसीजन मेकिंग करेगा। किसके लिए, ग्राम पंचायत, ग्राम गांव के लिए डिसीजन बनाने हैं। ठीक है, हर ग्राम पंचायत किसके अंडर काम करेगी, ग्राम सभा के अंडर। यानी कि पंचायती राज में लेवल्स बनाए जा रहे हैं। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत करेगी किसके अंडर वर्क, ग्राम सभा के सॉरी। एंड ग्राम सभा में जो भी मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज। जो भी मेंबर्स आएंगे उन्हें गांव के सारे वोटर्स इलेक्ट करके भेजेंगे। और इस ग्राम पंचायत में जो कि काम करने वाली ग्रास रूट लेवल पे कौन होगा, इसमें होगा भैया एक पंच, जिसे सरपंच कहते हैं, और एक क्या होता है सरपंच, यानी कि पंच प्लस सरपंच। पंच मतलब 5 लोग, सरपंच उनका मुखिया। तो ये कौन एडल्ट करेगा, उस गांव की पॉपुलेशन इनको चुनाव करके देगी, उनको इलेक्ट करके देगी। यानी कि ग्राम पंचायत में एक पंच होता है, मतलब एक पंच मतलब पंच की टीम होती है 5 की, एक सरपंच होता है जिनका चुनाव उस गांव के वोटर्स करते हैं। इस ग्राम पंचायत के ऊपर ग्राम सभा होती है जिसके मेंबर्स का चुनाव भी वोटर्स करते हैं। प्लस अगर इस साइड देखें तो इस ग्राम पंचायत में क्या होता है, फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। आपने गांव में सुना होगा ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। भाई गांव में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नीड क्या है, तो वहां पे कुछ ब्लॉक्स और मंडल्स थोड़े से बनाए होते हैं जो कि सब मिलकर ग्राम पंचायत मिलकर या फिर जैसे भी क्रिएट होती है वो हो जाती हैं, क्योंकि लिखा है ना फ्यू ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर। तो कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर जो अपने आप को मंडल बना लेती हैं। सो ऑल पंचायत समिति मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जब उन्हीं ग्राम पंचायत से कुछ ग्राम पंचायत मिलकर अपना मंडल बना लेती हैं, उसी मंडल को डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या बन जाते हैं, जिला परिषद। जिला परिषद में एक चेयरमैन होता है जो कि क्या होता है, पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का, जिसे जिला चेयरमैन कहा जाता है। आप अपने इलाकों में जो भी जहां आप पता करना, आपके यहां पे जिला चेयरमैन जरूर होगा और वो जिला परिषद को देखता है। जिला परिषद ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत से मिलकर बनाए या मंडल से मिलकर बनाए। ग्राम पंचायत के ऊपर ग्राम सभा है। ठीक है, अब ग्राम जो ये जिला परिषद है इसमें कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, एमएलएज होते हैं, अदर सरकारी ऑफिसर्स होते हैं जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे लोग। तो ग्राम पंचायत में हमने देखा पंच, सरपंच, जिला परिषद में एमएलएज, सांसद और अदर मेंबर्स। अगर हम इस पूरी लोकल यानी कि लोकल गवर्नमेंट रूरल गांव की बात करें तो इसका जो आर्टिकल है बच्चों वो है 243G। 243G इसका आर्टिकल है, उसमें ये आता है। और इस एक्ट के बाद पार्ट, ये किस एक्ट से ऐड हुआ था भाई, 9th अमेंडमेंट एक्ट से। मतलब कि इसमें जो पार्ट नंबर है, हमने आपने जो पढ़ा था वो शेड्यूल था। एक होता है आर्टिकल और एक होता है पार्ट। पार्ट बोले तो कैसे, जैसे पहले पार्ट आता है, फिर आर्टिकल आते हैं, फिर उसके अंदर कहानी लिखी होती है कि क्या है उसके अंदर। तो आपका जो पार्ट है वो 9th है, आर्टिकल 243G है और जो टॉपिक नेम है वो है पंचायती राज। आई होप आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर बच्चों। आप पढ़ोगे इसको दोबारा फिर आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीके में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक और ग्राफ, ग्राफ पे ग्राफ, माइंड मैप पे माइंड मैप। चाहता हूं कि हर चीज आपको समझ में आ जाए, बहुत बेसिक चीजें हैं तो क्लियर रहनी चाहिए, कुछ भी पूछे। एक और
लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि शहर में जो लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसकी बात। गांव में तो 73rd था, यहां पे 74 है, मैंने आपको पहले बताया। 7 + 4 + 1 12th, ये इसका शेड्यूल है। समझ आ रही बात? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका, जो आप चर्चाएं पढ़ रहे हो, इसके फादर है, जन्मदाता है इन चीजों के, कि ऐसा होना चाहिए था। जब अंग्रेजी सरकार में भी ऐसा काम हुआ तो उन फादर का नाम है लॉर्ड रिपन। आपसे कोई भी पूछ ले, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट? लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दिस एक्ट हैज पार्ट 9 थे। पंचायती राज 9th से है, ये 9th A से है। ठीक है बच्चों, वो 243G से था, ये 243P से ZG तक है। ZG क्या है? ऐसा अमेंडमेंट्स होते रहते, तो जैसे आता है, आपने देखा होगा ना कि पहले अमेंडमेंट हुई तो A लिखा, फिर लिखी तो छोटा a, फिर ऐसा डॉट वाला है ना, फिर कुछ और सिंबल ढूंढ लेंगे। तो ऐसे ही 243 उसका भी है, इसका भी है, बस वो 243P तक है, ये ZG तक है, लास्ट का जो है Z तक। नेक्स्ट इज, इसके जो म्यूनिसिपैलिटीज के जो मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया। अभी इलेक्शन हुए हैं दिल्ली में, हमने ही तो चुना है, सेम डायरेक्टली बाय द पीपल। अब इन जो एमसीडी के निगम पार्षदों के ऊपर होंगे, वो होगा भाई साहब उनका जो चेयरमैन जिसे कहते हैं हम मेयर, तो इनका जो मुखिया होता है उसे मेयर कहते हैं। आपने एक बात और सुनी होगी बीच बीच में, वार्ड्स क्या होता है? अरे ये वार्ड उससे लड़ रहा है, वो वार्ड उससे लड़ रहा है, ये 200 वार्ड से, ये 15 वार्ड से। ये वार्ड नहीं है कोई बल्ब जो है चल रहा है, ये वार्ड्स है। म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो कुछ इलाके क्षेत्र में बटी होती है जिन्हें वार्ड कहते हैं। उन वार्डों के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो एज ए निगम पार्षद लड़ते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। तो भाई म्यूनिसिपल एरिया इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ठीक है, टाइप कितने टाइप की होती है म्यूनिसिपैलिटीज? तो नगर पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है। सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सुना था, काउंसिल भी आ गई, नगर पंचायत ये क्या है? 3 हिस्से कर दिए। 3 हिस्से ऐसे है बच्चों, इसका जो डिवीजन है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पर ही डिवाइड किया गया है। शहर में हर जगह एक जैसी पॉपुलेशन नहीं होती, कहीं पर 10 लाख तक है, कहीं पर 10 से 20 लाख तक की है, और एक कैटेगरी बनाएगी जहां 20 लाख से ऊपर है तो उसको अलग। 10 से 20 नगर, 10 तक नगर, 10 से 20 कॉर्पोरेशन, एंड उससे आगे काउंसिल। तो क्या है? फ्रॉम ए रूरल एरिया टू अर्बन एरिया में होती है नगर पंचायत, बिगर लार्जर अर्बन एरिया के लिए होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए होती है ये। तो ये चीज है। एंड इन 1687-88 द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप एट मद्रास। पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देश में मद्रास में बनी थी, अब तो खैर देश में है ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक और ग्राफ, ग्राफों की बरसात खत्म नहीं होने वाली। ये जो माइंड मैप जिन्हें मैं कह रहा हूं, ग्राफ्स कह रहा हूं, बेसिकली दीज आर ऑल माइंड मैप्स। ये सारे माइंड मैप्स हैं, और आपको बहुत डिमांड थी ना, माइंड मैप लेके आओ, माइंड मैप के थ्रू पढ़ाओ सर। आपका पूरा चैप्टर इनके थ्रू खत्म होता है वैसे, अगर अच्छे समझो तो। समझते हैं एक और की फीचर का एक है भैया रोल ऑफ जुडिशरी। पहला फीचर, सपोज कहीं से कुछ भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोल ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएटरी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जब सेंटर बहस करे कि भाई मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और जब स्टेट ये कहे कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, तो ऐसे में आते हैं दादाजी, यानी कि जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कोर्ट जुडिशरी हैं। नेक्स्ट इज डुअल गवर्नमेंट। जनरली या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, बड़े बच्चों को पता होगी कि हर राज्य की सरकार ने शुरुआती समय पे पंचायती राज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ कुछ सरकारों ने 2 टियर संभाले, कुछ कुछ सरकार ने 3 टियर संभाला। तो इसलिए हम जनरली मान के चलते डुअल गवर्नमेंट होती है। डुअल गवर्नमेंट मींस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नाउ थर्ड इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। जब तक केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं होगा कि ये हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारे साथ डेवलपमेंट वर्क्स करना चाहते हैं, और वाइस वर्सा, अगर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है कि हम इनके साथ मिलके डेवलपमेंट के वर्क्स कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो आप देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसलिए म्यूचुअल ट्रस्ट। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया जैसे देश में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट होते हैं।
फर्स्ट वन इज सेंटर, सेकंड वन इज स्टेट, थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट. हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट? कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी. नेक्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी. मैं साइड हट जाता हूं क्योंकि हो सकता है फिर आप में कमेंट सेक्शन में कहोगे कि सर ने सारी चीजें तो छुपाई ली, बस मुंह से बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है भगवत गीता चल रही है. तो मैं चाहता हूं कि एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी आप समझें. लोकल गवर्नमेंट की भी अपनी एक एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी है. रीजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये चीज कि देयर इज अ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच वी कॉल लोकल गवर्नमेंट एंड डिवाइडेड इनटू पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज. सो आप चाहकर स्टेट गवर्नमेंट अगर ये चाहे कि इनकी वैल्यू को खत्म कर दूं, यह पॉसिबल नहीं है. सो एग्जिस्टेंट अथॉरिटी है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. अगर हम पढ़े, मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव्स आ गए, चलो हम मैं 2 पॉइंट और रह गए बच्चों, हम क्यों जाए इस पे. नेक्स्ट इज म्यूचुअल कंसेंट. इसका क्या मतलब है? घर में केवल पापा अपनी चलाएं और मम्मी और बच्चों की ना चले तो वो घर कोई डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं रखता. वहां फेडरलिज्म नहीं है, वहां फेडरलिज्म ऑपरेट ही नहीं होता, पूछा ही नहीं गया. तो फेडरलिज्म का एक फीचर क्या कहता है? म्यूचुअल कंसेंट. अगर आप कोई भी लॉ, कोई भी बदलाव करना चाहते हो तो आप स्टेट गवर्नमेंट को भी पूछोगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूछोगे, और अगर लोकल से जुड़ा हुआ है तो फिर लोकल गवर्नमेंट को भी पूछोगे. म्यूचुअली सब एग्री होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. फेडरलिज्म यह कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी छूट है, जैसे उसे रेवेन्यू जनरेट करना है करे. स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरी छूट है, जैसे उसे रेवेन्यू जनरेट करना है करे. लोकल गवर्नमेंट को भी पूरी छूट है कि भैया अपना रेवेन्यू जनरेट करो. आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है. वो ये कहती है कि कल को आप आके हमारे दरवाजे पे इस तरीके से मत खड़े हो जाना कि हमारा खर्चा ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपके पास स्टाफ होगा, आपके पास डेवलपमेंट वर्क्स होंगे, आपको वेलफेयर का काम करना है, और हम पैसा पूरा हम दे दे तो हमारे को कौन देखेगा भाई. नेक्स्ट आप पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव है फेडरल गवर्नमेंट का? केवल देश में विकास हो, एक तरफ सुनी जाए, नहीं. सेफगार्ड एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री विद द एक्सेप्टेंस ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी. आप देश में एकता बनाए रखिए, देश में जितने लोग हैं उन सबकी समस्याएं सुनिए. आप ग्रोथ को प्रमोट करें बट रीजनल डाइवर्सिटी को भूल ना जाएं. देश में केवल एक धर्म, किसी एक का वेलफेयर चले और बाकियों को अगर मना कर दिया जाए, या फिर उनके बेस को उनकी छाती पर रख के दूसरे किसी को प्रमोट किया जाए, यह गलत है. ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि इक्विटी भी रहेगी और साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी भी रहेगी. हम किसी एक को फेवर नहीं कर सकते. ये सारा है बेसिकली क्या, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. आई होप आपको बहुत मजा आया होगा. ये 4 माइंड मैप्स ना और चैप्टर खलास. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अब भाई साहब आ गए आपके सामने क्वेश्चन. बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, धैर्य से सुनना. इजी क्वेश्चन लेके आया हूं, टफ क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं. आप सबको समझ में आएगा. फेडरलिज्म का बहुत बेसब्री से आपने इंतजार किया, और उतना ही बेसब्री से मैंने इंतजार किया है पढ़ाने के लिए. अब जब वो घड़ी आई गई है तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे. देखो, डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. अब बात बच्चों ये है कि आपने डिवीजन की बात की है बिटवीन सेंटर. अब चाहे दूसरी तरफ स्टेट हो, चाहे आपने कोई और यूनिट बना रखी हो अपने को सपोर्ट करने के लिए. क्या आंसर है इसका? बहुत आसान है, कमेंट सेक्शन में फटाफट करो भाई. क्या आंसर है बच्चों? फेडरलिज्म. फेडरलिज्म ऑपरेट्स व्हेन वी इंश्योर देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डुअल गवर्नमेंट और सेंटर और एनी सबऑर्डिनेट यूनिट्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. बहुत धीरे धीरे आ रहा है, अपने स्टाइल में आ रहा है, अपन भी अपने स्टाइल में चलेंगे. एनी चेंज इन द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हैज टू बी पास्ड बाय डैश मेजोरिटी. बहुत खास है ये लाइन. कोई भी आपको चेंज करना है ना, कुछ भी चेंज करना हो, आपको मेजोरिटी की एक्सेप्टेंस, मेजोरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा. वो मेजोरिटी कितनी होती है? अरे मैं तो आंसर ही लिखने वाला था, आंसर नहीं लिखना भाई. मेजोरिटी का अप्रूवल लेना होता है. कितना होता है? 1/3, 2/3, 3/4. अब कोई भी अगर ये सोच रहा है सर हाफ ले लो, पहली बात हाफ पे मेजोरिटी डिसाइड नहीं होती. 1% मैटर्स अलॉट.
51-49, 51 की मेजोरिटी है, 50-50 कोई नहीं जीत रहा है, तो हाफ तो कट गया। 1/3 से क्या मेजोरिटी लोगे? 2/3 एंड 3/4 की बात है। तो रूल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड आप बहुत पाओगे, 2/3। सो अगर आपको कोई भी लॉ पास होना है 2/3 से पास करो और अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसा हो जाता है फिर, मतलब अपोजिशन पार्टी का कुछ नहीं चलता। तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश प्लेज एन एसेंशियल रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर। कोई भी संविधान में लॉ बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, कुछ बनाना है, इनमें से किसकी भूमिका बहुत होती है मुझे बताओ भाई। एक बात बताओ, प्राइम मिनिस्टर अकेले कानून बना सकते हैं क्या? जुडिशरी अपनी चला सकती है क्या? प्रेसिडेंट, ऐसा कैसे हो सकता है प्रेसिडेंट अपनी अपनी चलाते रहे? कभी ना कभी किसी ना स्टेज पे तो संसद की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। संसद में क्या है? आपके चुने हुए। कैसे ऑपरेट करोगे फेडरलिज्म में? कैसे ऑपरेट करोगे डेमोक्रेसी में अगर आपकी नहीं चली? तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? अच्छा हां, हमारा क्वेश्चन तो यह है कि एसेंशियल ओवरसीइंग, तो हमने यह बताया करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? जुडिशरी। क्यों जुडिशरी है? कि मैंने आपको बताया कि कानून तो पार्लियामेंट ही बनाने वाला है, प्रेसिडेंट उसे पास कर देगा, पर ओवरसीइंग यानी कि उस पर नजर, अगर कुछ गलत हुआ तो लोग अप्रोच कहां करेंगे? जुडिशरी पर। अगर यहां पर होता कि हु प्लेज ए रोल इन एसेंशियल रोल इन मेकिंग द मेकिंग या फिर इंप्लीमेंटेशन, तो फिर पार्लियामेंट हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई जुडिशरी का क्या रोल है? ओवरसी करना, बीच में कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, किसी के बीच हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, एंड विच कैन मेक द फाइनल डिसीजन। अभी तो बताया, दो बच्चों के बीच में लड़ाई है, पापा को आना पड़ेगा। पापा कौन है? आप देख लो आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो आई थिंक आपको अगर याद हो, जब भी लड़ाई होती है तो ऐसे फैसले कौन करता है भाई? जुडिशरी। एंड जुडिशरी इन्वॉल्व्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन देखते के साथ ही, ऑप्शन देखते के साथ ही कमेंट में स्टार्ट कर दिया करो यार आंसर लिखना। केवल क्वेश्चन देखकर चले जाना कहां की इंसानियत है भाई? अरे ऐसे इंसान बनो ना, इस पर रिप्लाई तो करो। मैं क्या प्रवचन दे रहा हूं क्या? मैं आपकी पढ़ाई की बात कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन करो तो सही, साथ साथ देखो ABCD, सर कौन सा आंसर है। जितना आप इन्वॉल्व होगे ना, आपसे बेहतर आपकी पढ़ाई कोई नहीं समझता। मैं नहीं मानता कि आपको अपने से बेहतर कोई और व्यक्ति समझ सकता है। आपको आया तुरंत माइंड में आंसर, कर दो रिप्लाई। अरे क्या होगा, ज्यादा गलत हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। आपको कौन सा गलत होने पर देश निकाला दे दिया जाएगा भाई? तो कमेंट में आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज डैश लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम पढ़ के आए थे कि जनरली यूजुअली फेडरेशन ये कहता है कि हम ऑपरेट करते हैं दो पार्ट्स में, है ना, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, या फिर कोई और सबऑर्डिनेट हो। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी, यानी कि 2। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 टियर्स या फिर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज सेंट्रल, second one is state, third one is local government, and local government is divided into 2 parts. One is panchayati, second one is nagarpalika और municipalities। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। Dash have the power to raise resources by levying taxes to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। किसके पास पावर है टैक्सेस को इंपोज करने की, या फिर मैं कहूं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों के लिए जो पैसा चाहिए उसको कौन इंपोज कर सकता है? बताओ भाई, कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट और नन ऑफ दीज। आपको अच्छे से बताया, मैंने अच्छे से बताया कि भाई क्या है आंसर। यूनियन गवर्नमेंट के पास भी राइट है कि वो उसको टैक्सेस को रेज कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट है, दोनों को राइट है। क्यों? रीजन है फाइनेंशियल ऑटोनोमी। आपने दोनों को इतनी फ्रीडम दी है कि अपने खर्चे आप निकाल सकती हो। फेडरेशन है ना भाई। नेक्स्ट देखते हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। देश में जो फेडरलिज्म का
रियल सक्सेस है, आप किस में मानते हो, किसकी वजह से है? क्या वो पार्लियामेंट की वजह से है, पीपल ऑफ इंडिया की वजह से, ऑल ऑफ दीज की वजह से, या नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की अवर कंट्री की वजह से? आप समझो, मैं चाहता हूं कि बहुत कुछ अच्छा हो देश में। एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं मान रहा हूं कि कल को, मान के चलो बच्चों, लड़ाई नहीं करनी मेरे साथ, कल को मान लो मैं प्रधानमंत्री बन गया और मेरे विचार ये हैं कि इस देश में सब कुछ अच्छा हो, मैं करना चाहता हूं। बट इस देश में अच्छा तभी हो सकता है जब वहां के लोग चाहते हो, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लोग चाहते हो। बट अगर पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं एक एक व्यक्ति से जाके तो नहीं पूछ सकता आप क्या चाहोगे। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ही खराब हो जाएं तो ऑटोमेटिकली आप भी डिस्ट्रॉयड हो फिर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री इज आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो राजनीति हमारे यहां पे, वो बड़ा रोल प्ले करती है। आपका डेवलपमेंट उन्हीं के हाथों में है। आप चाहकर वोट जिस मर्जी को करो, सामने वाला अच्छा चाहेगा ना तो ही आपका जो है काम हो सकता है। अगर पार्टियां अपनी इज्जत बनाए रखेंगी तो फेडरलिज्म ऑपरेट होता रहेगा। बट ये ध्यान रखना इसके साथ ही, इंडिया कंप्लीटली फेडरेशन नहीं है, कंप्लीटली फेडरलिज्म में बिलीव नहीं रखता। एक लाइन हमारे संविधान में लिखी है, इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। डिवीजन और काम के तरीके से आप देख सकते हो कि डिवाइडेड दिख रहे होंगे कि सेंट्रल स्टेट का ये काम है, स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है, लोकल गवर्नमेंट का ये काम है। बट दैट डजंट मीन कि इंडिया इज डिवाइडेड। इंडिया बिलीव्स इन यूनिटी। हम यूनिटी में ही वर्क करते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर हमें जो मर्जी पावर दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो मर्जी करो, तो स्टेट गवर्नमेंट जिस भी ऐसे देश से बाउंड्री शेयर करती है जो हमारे वेलफेयर का काम नहीं करता है, और उसके साथ पैसा लेके उसको एंट्री दे दे, क्योंकि सेंट्रल साहब आपने बोला था कि अपने खर्चे निकालो, हमने अपना खर्चा निकाल लिया। ऐसा नहीं है। एक सीमा में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लीगली, जुडिशियल वे में सब तरह से वो वैलिड होना चाहिए। पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। आप चाहकर भी कोई देश अगर आपको अवार्ड दे, याद रखना, अगर आपको अमेरिका कल को अवार्ड दे, आप अपने बिना देश की परमिशन के वो अवार्ड रिसीव्ड नहीं कर सकते। ना जाने दूसरे वाला क्या उसके पीछे मोटिव रख के बैठा हो। सो इतनी तक अपनी इज्जत की करनी पड़ती है देश के लिए। आप समझ लो, देश इतना कमजोर नहीं मानना, देश सर्वोपरि है। तो इसीलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Which of the following was the first and significant test for democratic politics in our country? किसके थ्रू हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं? मैंने आंसर छुपा दिया भाई, गलती से आ गया अभी। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट हुआ था बच्चों लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेस पर। आपको अच्छे से पता है कि लोग भाषा के आधार पर डिवीजन चाह रहे थे। जेवीपी कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, अल्टीमेटली बनाए गए। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड किया गया था, बोलने वाली लैंग्वेज के बेस पे। बट शुरुआती समय में यह देखा जा रहा था कि भाई लैंग्वेज लोगों को डिवाइड भी तो कर सकती है। मैं तमिल बोलता हूं, सामने वाला कन्नड़ बोलता है, उधर मराठा बोलता है, इधर हिंदी बोलता है, ये तो डिवीजन हो गया। तो कहीं ये हथियार उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट यूनिटी के ऊपर जो है लैंग्वेज के थ्रू किया गया था, एंड वो फिर बाद में जैसे तैसे बिठा के ठीक कर लिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, states like Nagaland, Uttarakhand, Jharkhand were created to recognize differences based on। हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है, कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ लॉज के अकॉर्डिंग उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, ताकि वो अपने कल्चर को, अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने काम धाम को बचा सके। अब ऐसे ही कुछ है झारखंड, और इनको भाई इनको किस तरीके से मिला? तो इनको कल्चर के बेस पे प्रोविजन मिला, एथनिसिटी के बेस पे मिला, ज्योग्राफी के बेस पे मिला, क्योंकि ये कैसे इलाके में है, ये कैसे इलाके में है, वो कैसे इलाके में, सबके अपने अपने रीजनल कल्चर डाइवर्सिटी पूरी है। तो ऑल ऑफ दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको मजा आ रहा है। चिल करो, चिल। आपने इंडिया को पढ़ रहे हैं यार, समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज, हिंदी इज द मदर टंग ऑफ डैश इंडियंस। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है ये। हंस रहे होगे, सोच रहे होगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सच बात है ये। हिंदुस्तान में 40% लोग हिंदी बोलते हैं,
देश को हिंदुस्तान कहते हैं, बट भाषा ऑफिशियल अभी तक हिंदी नहीं है। 65 में हिंदी इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया था कि इसको दूसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए, बट बाद में लोगों के विरोध के कारण उसको कंटिन्यू किया गया कि इसको बराबर बोलते रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। बट ये हमारी मदर टंग है, ये आप जानते हो। और कितने परसेंट लोगों की? 40% लोगों की मदर टंग है। प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंटिन्यू है, उसको फैला सकते हैं, नो डाउट। हिंदी को प्रचार प्रसार करना चाहिए, हिंदुस्तान है, आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बट इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं उनके ऊपर हिंदी बोलने के लिए कोई रूल बनाकर थोप दी जाए। आपकी चॉइस है, आप फ्री हैं इस देश में, आपको जो भाषा बोलनी है आप बोलिए, हिंदी कंपलसरी नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं। Besides Hindi, how many languages are recognized as scheduled languages by the Constitution? अगर फिलहाल की बात करें तो टोटल 22 भाषाएं हैं। इससे पहले 18 भाषाएं हुआ करती थी, पर कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथली, कोंकणी। ऐसी एक और भाषा है हमारे पास, रीजनल जैसी भाषा, उसको जोड़ा गया और टोटली कर ली गई 22 लैंग्वेजेस। तुम्हारा यह है कि हिंदी के अलावा, यानी कि आप समझो टोटल तो 22 है, हिंदी के अलावा कितनी बची? फिर 21 ही तो बची। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। टोटल लैंग्वेजेस 22 है। इनका जो आर्टिकल है बच्चों वो 343 से 351 है। आर्टिकल्स की बात करें, इसमें दर्जा मिला है हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, यानी कि सारी आधिकारिक भाषाएं हैं, अप्रूव्ड हैं, आप कोई भी बोल सकते हो। पार्ट इनका 8th है, तो ये आधिकारिक भाषाएं हैं, 22 है। पहले 18 हुआ करती, संथली, मैथिली, भोजपुरी और शायद कोंकणी है, शायद कोंकण है, कुछ ऐसा मैं भूल गया हूं, आप मुझे याद दिलाना कमेंट सेक्शन में चौथी भाषा कौन सी है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन। शुरुआत में ऑफिशियल पर्पस के तौर पर इंग्लिश भाषा का यूज किया जाता था, पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वाक्य बताया कि उसको एक वर्ष में, एक पर्टिकुलर ईयर में स्टॉप कर दिया गया। उसके बाद दिमाग खराब हुआ लोगों का और सरकार को फिर से उसको रीअप्लाई करना पड़ा। तो ईयर वाज 1965। आप बताया करो मेरे बताने से पहले, मैं तो हूं ही होशियार, अपनी तारीफ क्या करनी, अपनी तारीफ क्या करनी भाई, हम तो हैं ही होशियार, आप भी होशियार हो मुझे पता है, पर डर लगता है साहब, डर लगता है गलत आंसर हो गया तो मैं आपको देश निकलवा दूंगा, है ना। कितनी बुरी सोच रखते हो तुम लोग। अरे देश हमारा कोई तुमको गलत आंसर पे नहीं निकालने वाला, ना फिजिक्स वाला से निकालने वाले, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को सिखाना, बेहतर से और बेहतर बनाना, समझ रहे हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, डैश कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या पॉलिसी है हिंदुस्तान की इनमें से लेकर? हिंदी को प्रमोट किया जाए, संस्कृत को प्रमोट किया जाए, उर्दू को किया जाए, या इन सभी भाषाओं को किया जाए? सभी भाषाओं का प्रमोशन रीजनल सरकारें करें, स्टेट सरकारें करें, बहुत अच्छा होगा। चाहते हैं हम हिंदुस्तान में 22 की 22 भाषाएं प्रोटेक्ट रहें, हर कोई 22 भाषा बोले, मैं चाहता हूं। मैं तो इवन सरकार से अपील करूंगा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी को देख रहा है वीडियो को, अच्छा होता अगर देश में हर एक क्लास में एक लैंग्वेज सिखाई जाती, एटलीस्ट 7-8 लैंग्वेज बच्चा सीख जाता। अगर आपने कॉलेज में भी अप्लाई कर दी होती तो और भी सीख जाते। 5th-6th क्लास से बच्चा एक लैंग्वेज को पकड़ना स्टार्ट कर देता है, समझना स्टार्ट कर देता है, तो 7 साल 12 तक आने तक, यानी 12th क्लास तक अगर आपने उसको लैंग्वेज सिखा दी तो कितना अच्छी बात है कि हम सारे वो लैंग्वेज जान सकेंगे। जो रीजनल डाइवर्सिटी, जो डिवीजन नॉर्थ टू साउथ दिखता है वो बच्चों दिखेगा नहीं। फिर अगर मुझे कोंकणी आती, मुझे कन्नड़ तमिल आती, तो मैं उनकी जो कल्चर, जो उनकी रीजनल डाइवर्सिटी है उसे समझ पाता। ये बैरिकेड तब प्रॉब्लम करता है जब एक इंसान नॉर्थ से शिफ्ट होकर साउथ में जाता है और उसको उनकी भाषा ही समझ नहीं आती है। अब इशारे करके समझाओ, उआ उआ करते रहो,
और अपनी भाषाएं बताते रहो, आपके तो सुनने समझने वाला है नहीं, तो समस्याएं होती हैं। तो इसलिए प्रमोशन ऑफ हिंदी को सरकार चाहती है कि हिंदी का प्रचार किया जाए, बट सरकार यह भी चाहती है कि हम जबरदस्ती आपको यह नहीं कह रहे कि आप हिंदी ही बोलो, आप अपनी 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा बोल सकते हो। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी सारी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट? क्या बड़ी बात है सर, कौन सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर यही छुपा हुआ है। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल क्या बोला है? गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे एक ऐसी सरकार जो पूरे देश का सोचेगी वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी ना। केवल सांसद हो सकता है जो आपके इलाके की सोचता हो, प्रधान हो सकता है जो आपके गली की सोचता हो। आप अपने घर की सोचोगे, बगल वाले घर की नहीं सोचोगे। अगर सोच रहे हो तो फिर प्लॉट भी आपका ही है, वो है ना, वो घर भी आपका ही है। तो सीधी सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे सोचती है, स्टेट गवर्नमेंट रीजनल लेवल पे समझती है, लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे समझती है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 of the world's 193 countries have federal political system. 193 में से 25 देशों में फेडरल सिस्टम, ओके, एंड देयर सिटीजन्स मेक अप -% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। बाप रे, कितना डाटा वाला क्वेश्चन लेके आ रहे, डेटा डेटा भरा पड़ा इधर। 193 देशों में 25 देश ये प्रकार पे चलते हैं। किस प्रकार पे चलते हैं? फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम पे चलते हैं। और उनके सिटीजन्स की पॉपुलेशन कितनी है? तो देखो बच्चों, पॉपुलेशन है ये 40%। 60% लोग जो है वो फेडरेशन पे नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना ऐसे देश जहां पर यूनिटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। सर ये क्या बता दिया अब, यूनिटरी। फेडरल एंड यूनिटरी में एक बात है कि फेडरल में गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती ये काम करना है, गवर्नमेंट ने आपको ऑटोनॉमी दी है, फ्रीडम दी है, आप काम करो। वहां पे जवाबदेही ऐसे नहीं होती। बोलने वाला था, है ना, ऐसा आंसर आ जाता है। यूनिटरी लेवल में क्या होता है कि एक सरकार होती है जो अपनी थोड़ी बहुत पावर दी नहीं तो नहीं दी, अपने हाथ में रखती है सारी ताकत, सिर्फ ऑर्डर पास करती है। और नीचे वाली सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऊपर वाली सरकार के लिए कि हमें इसे क्या जवाब देना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी। यूनिटरी मींस वन, एक सरकार, फेडरल मींस डिवीजन, दो सरकार। सो 40% ऐसे लोग हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है? कितनी बार बताऊं, अभी तो पढ़ा है माइंड मैप भाई। सेफगार्ड करेंगे, प्रमोट करेंगे यूनिटी को, डायवर्सिटी को भी रखेंगे, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ फेडरेशन? फेडरेशन को पाने के कितने तरीके हैं? फेडरेशन देखो, कोई भी बात बनवाने के दो तरीके हैं, या तो आप मेरी सुन लो या मैं आपकी सुन लूं। जब व्यक्ति इस कदर पॉलिसी पे उतरता है, या तो आप या मैं नहीं होगा, मैं होगा तो कभी बात बनेगी नहीं। या तो आपकी या मेरी, सर कोई एक बात चलेगी, या तो आपकी मैं सुन लेता हूं या आप मेरी सुन लो। जब व्यक्ति इस पॉलिसी पे, इस बेस पर उतरते हैं तो फिर हार्मनी बनती है, पीस बनता है, ग्रोथ होती है। लड़ाई झगड़े में तो हमेशा बर्बादी होती है। सो क्या होगा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, या फिर देश आके एक साथ मिलकर काम करें, या फिर सब हाथ जोड़ जोड़ के एक साथ जुड़े हुए तब भी काम करें। सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का फर्क है, दैट्स इट, अदरवाइज वर्क दोनों ही कर रहे हैं। सो कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर बोथ आर करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जिस्ट इन? कमिंग टुगेदर फेडरेशन किस किस में एग्जिस्ट करती है? आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ एक देश के एग्जाम्पल दे रखे हैं, होल्डिंग टुगेदर में भी कुछ एक देश के एग्जाम्पल दे रखे हैं। बट मैंने आपको बताया था अगर आपको सिंपली समझना है तो कमिंग टुगेदर के लिए आप यूएसए ले लो, और होल्डिंग टुगेदर के लिए आप इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझ लो बस। अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स बने हुए, छोटे छोटे, आपने देखा होगा, पर चलती यूएसए की है। सब आके मिलजुल के काम करते हैं, चल रही यूएसए के मेन सेंटर के। भाई यहां पर क्या है? सबको अपनी अपनी ऑटोनॉमी है। सो इनमें से क्या आंसर करेक्ट है बच्चों? आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही है, स्विट्जरलैंड भी, यूएसए भी, इन सभी में कमिंग टुगेदर चलता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस नहीं चलता है। मिलजुल के अपनी सोवरेनिटी को एक साथ शेयर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी सेम है। ये नहीं है कि सारे आप ये कह दो यूएसए चले तो सब यूएसए हो गया, नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड रहने वाला है,
सब अपने जैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एग्जिस्ट इन। होल्डिंग टुगेदर कहां चलता है? तो होल्डिंग टुगेदर आपने बेल्जियम की कहानी तो सुनी थी, एक साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो हो गया। इंडिया भी है, स्पेन भी है, तो ऑल ऑफ दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? किसके पास है ये पावर कि भाई हाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूं। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है वो क्या करती है? इंटरप्रेट करती है। अगर किसी भी इंसान को इस देश के संविधान से, इस देश के कानून से शिकायत है, जाइए सुप्रीम कोर्ट, लगाइए अर्जी, कॉन्स्टिट्यूशन समझा देंगे वो अपने आप। कैसे समझाएंगे भाई? पढ़े लिखे लोग हैं, आपको रूल लॉ ही तो समझना है, इसके पीछे क्या रीजन है, आप यही तो जानना चाहते हो। जोगिंदर सर आपको एमआईबी पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? जाइए जुडिशरी, आपको जुडिशरी मतलब हमारे ही लोग समझाएंगे कि भाई ये आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? यूनियन ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन ऑफ टेरिटरीज, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो बकायदा आर्टिकल याद करना जरूरी है। आर्टिकल नंबर इज 1। आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया विच इज अ भारत या दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, क्योंकि उसको हम भारत भी कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि सभी राज्य जो आप देख रहे हो ये सब में भाई यूनियन के साथ ही मिलकर चल रहे हैं, सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। यूनियन ऑफ स्टेट्स, कोई भी स्टेट्स को यह अधिकार नहीं है कि वो सेंट्रल से अलग होकर, क्योंकि भाई आपके पास फ्रीडम है, ऑटोनॉमी है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने को देश से अलग कर लो, इंडिया से अलग कर लो और किसी और के साथ जाके मिल जाओ। आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, सिसीड नहीं कर सकते। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, नन ऑफ दीज। तो भाई साहब पहले तो ये तो निकाल दो कि इंडियन गवर्नमेंट किसी पे बेस्ड नहीं, ये नहीं है, यूनिटरी फॉर्म है, वो आपको देखना है। तो भाई ऑप्शन देखो क्या है, कि मैंने आपको बोला था कि क्या है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। काम आप बेशक अलग अलग करो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, अलग होकर दिखाना मत, बस अलग नहीं हो सकते, आपको यह अधिकार नहीं है, सिर्फ वर्किंग है, फॉर्म बदली है, सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल। स्पिरिट इंडिया की रहेगी, यूनिटी की रहने वाली। आई होप आपको आंसर मिल गया, फेडरलिज्म इन फॉर्म, यूनिटी इन स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यूनियन लिस्ट डज नॉट इंक्लूड, पहले तो यह समझ लो कि यूनियन लिस्ट है, इस लिस्ट पर कौन कानून बनाएगा? जो आगे नाम लिखा है यूनियन। यूनियन बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के कानून बनेंगे। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस या फिर कॉमर्स, आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो इसमें टोटल जो है आपको समझना है 97 सब्जेक्ट्स हैं, 97 ऐसे ऐसे टॉपिक्स है बहुत सारे, है ना। तो जैसे डिफेंस इसका पार्ट है, फॉरेन अफेयर्स भाई देश पे फर्क पड़ता है, अगर अफेयर्स नहीं चलेंगे बाहर रिश्ते खराब होंगे तो। कम्युनिकेशन इसका पार्ट है, सिर्फ कॉमर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, व्यापार तो गवर्नमेंट वो भी करके दे देंगे, सेंट्रल का नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है? अब आप देखो, व्यापार था, ट्रेड था, पुलिस भी इनके हाथ में, तो क्या है? ऑल ऑफ दिस इज अवर करेक्ट आंसर। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो लिस्ट होती है वो बच्चों 3 टाइप की होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है बच्चों कॉन्करेंट लिस्ट। कान में करंट नहीं लगना चाहिए। यहां पर केवल यूनियन की चलेगी, यानी कि सेंट्रल चलाता है, यहां पर स्टेट की चलती है, यहां पर बोथ सेंट्रल, ए एंड बी लिखने जा रहे थे, सेंट्रल एंड स्टेट। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, बनाते हैं, आर्मी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जिनसे बाहर के रिश्ते और देश में सब शांति बनी रहती है, वो सब यहां हैं। ऐसे ऐसे 97 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास 52 56 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, 52 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के पास 59 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों का हो, जैसे कि इसमें अगर आप देखो
अगर इसमें जाओगे तो आपको कॉमर्स वहां पे भी जैसे जा सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी कोई वो नहीं है, बट अगर आपकी इसकी लिस्ट आपके लिए जरूरी नहीं है अभी पढ़ना, तो हम इसके सब्जेक्ट्स को नहीं वो करेंगे, छेड़ेंगे, बट आपको जो जो आपके पेपर में है कॉमन, जैसे आपकी बुक में है, वो आपको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ना सेंट्रल के होते हैं ना स्टेट के होते हैं, कुछ ऐसे रिजर्व किए जाते हैं जिन पर कोई एक इनमें से कानून बना सकता है। अब आप देखो स्टेट और सेंट्रल में कौन बड़ा है, हमेशा याद रखो सेंटर बड़ा है। तो हु हैज यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को राइट नहीं है, स्टेट को भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डज नॉट गिव इक्वल पावर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। इनमें से कौन सा है, या तो जो सब लोग मिलकर एक दूसरे के पास आ रहे हैं उनमें से एक दूसरे को सेम पावर नहीं होती, या फिर होल्डिंग में नहीं होती, किस में नहीं होती। तो आपने देखा है ना भाई, इसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, सॉरी, होल्डिंग टुगेदर में नहीं होती है। क्यों नहीं होती होल्डिंग टुगेदर में पावर एक जैसे सबको इक्वल? आप बताओ, जैसे हमने वो इन्फॉर्म करो अपना इंडिया के थ्रू समझते हैं। कैसे? इंडिया में जो पावर सेंटर की है वो पावर स्टेट की कहां है? आपने पावर को बांटा तो है, बट अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल की चलती है कब? जब रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स आ जाए, जो स्टेट के नहीं है, सेंटर के नहीं है, बट सेंटर प्रिवेल करता है, उस दौरान लॉ बनाना। तो इसका मतलब होल्डिंग टुगेदर में क्या है, आप स्टेट मान लो जैसे इंडिया है, और जैसे मान लो आप यूपी मान लो। अब इस लाइन को पढ़ लो कि क्या यूपी और दिल्ली की एक पावर बराबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है? नहीं, पर वहां कमिंग टुगेदर में हो जाती है, क्योंकि सब लोग अपनी सॉवरेनिटी को शेयर कर रहे हैं। सिर्फ नाम नहीं बदल रहा, आइडेंटिटी नहीं बदल रही है, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। डैश आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड आर नोन एज। भाई साहब राज्य बन गए सब, हिंदुस्तान में राज्य हैं क्या? यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं। सर ये क्या है? ये इनके पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जा सके, गिनती चिंती की पॉपुलेशन। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज की एक अच्छी बात यह है कि जब ये स्टेट नहीं है तो सर इनको रूल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने चुने हुए या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, जो इसको चलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि भाई कौन से एरिया जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती स्टेट के बराबर, तो उनको हम ना तो स्टेट में डालते नहीं है, सेंट्रल तो एक ही रहने वाला है, तो यूटीज बनती हैं। कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया में भी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इन 2022 में। ठीक है, बहुत इजी इजी नाम है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? आपने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट को हमने दो हिस्सों में बांटा है, राइट? एक तो क्या है, रूरल है, गांव की है, एक क्या है, शहर की है, बोले तो अर्बन है। ये वो इंसान है जिन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, एंड द नेम लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बच्चों, आपको पता चल गया। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों अभी बताया है, मैं फिर से आ रहा हूं आप लोगों के पास। 73rd अमेंडमेंट डॉक्टर वाली लैंग्वेज है, समझ लेना, अमेंडमेंट है 1992। मैं आपको यहां पे 74th भी बता देता हूं, लगे हाथ ही। डॉक्टर वाली लैंग्वेज 1992। मैंने आपको बोला यहां पर पार्ट दे रखे, कुछ भी दे रखे, आपको इनको ऐड करने के लिए बहुत सिंपल है। आपको पता था भाई, अभी तो इनके खैर पार्ट पूछे हैं, मैं आपको वो भी समझा रहा हूं। तो इसका तो पार्ट है 9th और इसका है 9th A, 9th और 9th A। शेड्यूल की मैंने आपको बताई थी, ये नंबर लेना, इसमें 1 ऐड कर देना बस। 7 + 3 + 1 11 इनका शेड्यूल है, 7 + 4 + 1 12 इनका शेड्यूल है। और अगर ना समझ में आए तो दोनों की ईयर तो सेम ही है, कोई भी एक ईयर ले लो, 1 तो 1 ही रहने वाला है। पंचायती राज PR, नगर पालिका 9 + 1 + 1, 9 + 2 + 1, पार्ट 9th का है, 9th इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बस आ गया 74th भी, जो भी समझाया सेम वही, पार्ट 9th A हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा कर दिया, ज्यादा जल्दी में ले गए। 9th A, आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये तीनों की तीनों म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर आती हैं।
और पंचायत जो है वो रूरल में आती है, तो आप ये समझ चुके हो। नाइन्थ जो है रूरल का, नाइन्थ है शहर यानी म्यूनिसिपैलिटीज का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक विच लेवल ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। 1992 अभी तो पढ़कर आए, 1992 में क्या हुआ है? डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। और क्या किया? अर्बन और रूरल में दो तरह की सरकारों का इंट्रोडक्शन कराया। तो क्या पर हो रहा है ये बताना? लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है विद द अमेंडमेंट्स in the year of 1992 by 73rd and 74th Amendment Act। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। द नेम इज पॉपुलरली नोन एज रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल गांव, गांव में क्या होती है? पंचायत सर, होती है कि नहीं होती? तो करेक्ट आंसर बताओ बच्चों, क्या है करेक्ट आंसर? पंचायत से पंचायती राज। अमेंडमेंट भी बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सी अमेंडमेंट है ये, इसका पार्ट भी बताओ और इसका शेड्यूल भी बताओ, और आपका काम सारा हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताया करो भाई, सारी चीजें जब पढ़ रहे हो तो फिर बताते क्यों नहीं हो? बताओ। नेक्स्ट, द नेम इज पॉपुलरली नोन एज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अरे यार, लोकल गवर्नमेंट बोले तो दो ही है, या तो पंचायती राज है या फिर तुम्हारा जो है म्यूनिसिपैलिटीज है। तो यहां पे क्या है बताओ, क्या है करेक्ट आंसर बच्चों? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 किसका है? नगर पालिका का। करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ। पंचायत किसके अंडर काम करती है भाई? बता के आए अभी, याद करो माइंड मैप। ग्राम पंचायत, ग्राम विकास, ग्राम सभा, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों बताओ क्या था भाई? अरे मिटा जाओ भैया, क्या बात कर रहे हो? देखते हो कभी कभी तो ये भी जिद करता है। ग्राम पंचायत पढ़ा था ना, इसके ऊपर कौन बैठी है? ग्राम सभा। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स वोटर से आते हैं, इसके जो मेंबर्स हैं याद है ना। ग्राम पंचायत में क्या होता है? फ्यू ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं? मंडल, बोले तो जिला, और ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं फिर? जिला परिषद। जिला परिषद का एक हेड होता है जिसे क्या कहते हैं? जिला चेयरमैन। समझ में आई कि नहीं आई चीजें? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायत मिलकर मंडल, परिषद, और वहां पर ऊपर क्या है बच्चों? जो है ग्राम सभा। उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जिन्हें वोटर्स गांव के चुनते हैं। यहां भी गांव के लोग हैं क्योंकि सारा का सारा एडल्ट सफरेज 18 साल से ऊपर के लोगों का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अगर आपने वो माइंड मैप अच्छे से पढ़ लिया तो क्लियर आंसर दे सकते हो। बताओ भाई इनमें से क्या करेक्ट आंसर है? कि 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 डिवीजन होते हैं। ठीक है, द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैज आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, एग्जिस्टेंस है उनकी। ठीक है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास पावर है, आइदर सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी कोर्ट, बोथ हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्वेश्चन क्या है हम बता देते हैं। एंड द डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ स्टेट, सेंट्रल, लोकल, तीनों की हम वो भी बता देंगे। या फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि क्या बताता है कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहेगा। यार कैसी बातें कर रहे हो, सोचो। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का एक जगह होना, ये कैसे आंसर हो सकता है बताओ मुझे। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे? मतलब जो नहीं होना चाहिए, जो है वो नहीं होना चाहिए, वही करेक्ट आंसर है ना। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फेडरेशन का मतलब ही यही है, क्या? डिवीजन। बेल्जियम श्रीलंका के मुकाबले क्यों अच्छा लगा था आपको? क्योंकि वहां पर एक दूसरे की इज्जत, रिस्पेक्ट की गई, डिवीजन किया गया। श्रीलंका में लोग चाहते थे कि डिवीजन हो, वही फर्क है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। अरे बाप रे, कितना बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कौन बना के ले गया है? इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चन दे रहे हो, बोलने में भी टाइम लगता है। When independent states come together to form a more extensive unit to increase their security by pooling their sovereignty and keeping their identity, this type of federation is known as, कुछ नहीं है,
इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, ये रे भाई इंडिपेंडेंट स्टेट, डायग्राम बना लेते हैं लो। कम टुगेदर, आ जाओ भाई, यहां पर आ जाओ, सब आ जाओ, आ गए। टू फॉर्म एक्सटेंसिव यूनिट, बड़ी यूनिट बन गई, ओके। टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है, एक एक की लड़ाई की सिक्योरिटी करना तो अलग है, अगर ये सब एक दूसरे के साथ है तो फिर कल एक को आएगी दिक्कत, फिर वो दूसरे की मदद करेगा। बाय पूलिंग देयर सोवरेनिटी, अब इन्होंने अपने रूल को यहां पर शेयर कर रहे हैं, रूलिंग को शेयर कर रहे हैं, बट कीपिंग देयर आइडेंटिटी। दैट डजंट मीन कि ये स्विट्जरलैंड जो है जब यूएसए के पास जाएगा तो यूएसए हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया का नाम बदल जाएगा, नहीं बदलने वाला। ये क्या है, सब एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो क्या है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, आ रहे हैं ना, कमिंग टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉल्स, जो भी है मतलब फॉल्स है, ठीक है। द फंडामेंटल प्रोविजंस, अरे आंसर भी साथ ही साथ आ गया, थोड़ा रुक के ही आ जाते भाई साहब, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हाउएवर सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बात यह है कि अगर आपको कोई भी कानून बदलना है, आप यूनिलेटरी बदल तो सकते हो, बट कैसे, अगर दूसरी सरकारें कहते ठीक है हम आपके साथ हैं, आप बदल लो, बट विदाउट कंसेंट आप अकेले नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल पास कर दे कि हाँ हाँ स्टेट गवर्नमेंट के ब्याह पे मैं डील कर रहा हूं, कैसे कर लोगे? उसकी भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी है, उसकी भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, करने दो ना यार उसको। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टेड सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, ये तो गलत है। सो नन ऑफ दीज ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स इफ द लॉज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स कंफ्लिक्ट विद ईच अदर। ओके, सेंटर स्टेट की लड़ाई है। इन मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट होती है, सेंटर, स्टेट और तीसरी क्या होती है बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, तो कह रहा है कि लॉ मेड बाय द यूनियन विल नॉट प्रिवेल। यूनियन लिस्ट में यूनियन की चलेगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट की चलेगी, कॉन्करेंट लिस्ट में किसकी चलेगी, यूनियन की नहीं चलेगी। ओके, देखते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट विल मेक द फाइनल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन करेगा। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर इन अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। यूनियन लिस्ट की मतलब चलेगी यूनियन में, स्टेट की, बट कॉन्करेंट में यूनियन की चलेगी। एंड इफ द लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर इन मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, द लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट विल प्रिवेल। भाई साहब सब इन्वॉल्व आ गए हैं, यूनियन भी है, पार्लियामेंट भी है, जुडिशरी भी है। करेक्ट आंसर इज सी। आपको मैंने बताया था सेंटर और स्टेट में बड़ा कौन है, सेंटर है, पावरफुल सेंटर है। कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों के हित का, दोनों के कंसर्न का होता है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन बनने में साल लग जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसकी रूलिंग है, कर दो यस और नो जो करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। डिस्कस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मींस क्या होता है, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट में बांट दो, ये सेंट्रल है, ये स्टेट है, ये लोकल है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है, पढ़ लो। When the power is taken away from central and state, जब स्टेट और सेंट्रल से पावर लेके and given to the third government और local government, it is called decentralization, पावर का बंटवारा। The basic idea क्या है इसके पीछे is there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। एक बच्चे की समस्या बाहर के लोग से घर की मम्मी ज्यादा समझती हैं। एक बच्चे की प्रॉब्लम को अगर लोकल लेवल पे सॉल्व किया जाए, मान लो मेरे यहां नाली की दिक्कत है, तो क्या मैं सांसद को अप्रोच करूं, क्या मैं पीएम को अप्रोच करूं, या मैं राष्ट्रपति को अप्रोच करूं? भाई मेरे पास कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां जाके मैं बता सकूं कि भाई साहब मेरे मोहल्ले में यह दिक्कत है। यही तो है लोकल लेवल गवर्नमेंट। 3rd टियर बनाया क्यों है, जो आपकी रातों रात खबर रखता हो कि वो भी वहीं रहता हो, लोकली वहीं रहता हो। जिस इलाके में आप रहते हो उसी इलाके का अगर चुनाव आदमी होगा तो वो समस्याओं से, उस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा अवेयर होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स वो भी देख रहा होगा। ऊपर के बैठे के लोगों को नीचे के लोगों की प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती। जब आप कार में बैठते हो, फॉर एग्जांपल जब आप कार में बैठते हो ना, तो आपको रोड की कंडीशन दिखाई नहीं देने वाली, कहां कंकड़ था कहां पत्थर था, आप सिर्फ गाड़ी चलाओगे। ऊपर के लेवल पे
वेलफेयर की बात होती है, सब कुछ होता है, सब चल रहा है, लोकल लोगों की समस्याओं को नहीं पता, कहां पर नाली बननी है, कहां सड़क बननी है, क्या पता है प्रधानमंत्री को? यही काम रह गया क्या? तो ये काम ग्रास रूट लेवल पे सॉल्व हो सकते हैं, और वो होता है थर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्ड टियर और लोकल गवर्नमेंट। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन। अभी तो बताया, एक आइडिया तो सबसे बड़ा तो यही है कि भाई साहब ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम है, जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है, वो लोकल जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लोकली सेटल किया जा सकता है। इसके लिए ना उन पे टाइम है कि वो मुख्यमंत्री को अप्रोच करें, ना प्रधानमंत्री को अप्रोच करें। क्या होगा अप्रोच करने से? रिजल्ट भी फिर उतने दिनों में ही आएगा। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज बेस्ट सेटल्ड द लोकल लेवल. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. मैं किसी इलाके का अगर निगम पार्षद हूं, सपोज, खुशी बहुत होती है मुझे ऐसे शब्द यूज करने पे, ऐसा लगता है नेता वेता बन गए बढ़िया से। मैं किसी इलाके का निगम पार्षद हूं और आप जैसे 10 प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे, मान के चलो इनमें जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हो, इनमें से 10 बच्चे मेरे इलाके में रहते हैं, तो क्या मुझे नहीं पता होगा इन बच्चों की नीड क्या है? क्या मुझे यह नहीं पता होगा कि इनके इलाके में क्या डेवलपमेंट की नीड है? क्या मैं इसके लिए इन बच्चों को यह सलाह दे दूं कि आप जाकर हायर लेवल पे, यानी कि प्रधानमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, मदद लीजिए वहां से? यह तभी पॉसिबल था जब मैं नहीं होता। मैं वहां हूं, मैं लोकली वहां पर चुना हुआ हूं, लोगों ने चुना है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे सेटल्ड करूं, बिकॉज आई एम कंप्लीटली अवेयर विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। मैं भली बात ही पूरी तरीके से जानता हूं क्या शिकायतें हैं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह मिला कि आपने लोकल प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे सेटल्ड कर दिया। समझ में आ गई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू लोकल पीपल? क्या फायदे हो सकते हैं? कुछ नहीं, भूल जाओ इस सबको। याद करो आपके यहां निगम पार्षद है, वो आपके लिए क्या सहूलियत दे सकता है, क्या दे सकती है सरकार? द बेसिक आइडिया वही कि लोकल प्रॉब्लम्स को सेटल कर दो। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज, लोगों की वहां प्रॉब्लम्स उनको पता है, सेटल हो जाएंगी। बेटर आइडियाज भी है, पैसा भी खर्च करने से बचेंगे भाई, उल्टा सीधा ऊपर के लोग भेजेंगे ऐसा अनाप शनाप। 1000 करोड़ रुपए का फंड आया है, किसी भी एक दिल्ली या किसी भी एक राज्य के शहर में 1000 करोड़ का फंड आया है, नीचे वाले ने बोला ये डेवलपमेंट की जरूरत थी, ऊपर वालों ने भेज दिया फंड, रिजल्टेड घपला। ब्लैक मनी कमा लेंगे ऐसे। लोकल पीपल को अगर पता है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है, तो ऊपर वाले को उतना ही एक्यूरेट मांगेगा कि भाई साहब 100 करोड़ रुपए चाहिए, नाली बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा, तो मैनेज हो जाता है। बिसाइड्स एट द लोकल लेवल पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। प्रधानमंत्री की मीटिंग में हम नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री की मीटिंग में हम नहीं जा सकते, पर निगम पार्षद देखा ऐसा स्टाइल में आके बैठता है ना, ऐसा निगम पार्षद, ए क्या रे इधर, हाँ भाई साहब बताइए क्या करूं। वो आपके साथ लोकल रोज उठना बैठना है, वो कहीं नहीं इतनी सिक्योरिटी के साथ घूमता, आपको पता है, देख लो हालत आप जानते हो भाई, निगम पार्षद आप इजीली बात कर सकते हो, कोई डर नहीं है, तो पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। आखिर डेमोक्रेसी में चाहिए ही क्या? सभी लोगों का पार्टिसिपेशन। तो ये लोकल लेवल पॉसिबल है। प्रधानमंत्री जी के साथ कौन रोज रोज बैठेगा बताओ? बैठने में नहीं दिया जाएगा, इतनी सिक्योरिटी होगी। एक दिन जाओगे सिक्योरिटी लेके, ऐसा किसी दिन अलाउ कर भी देंगे, 4 दिन बाद फिर गए ना, तुमको बोलेंगे तुम कौन, फिर से सेम प्रोसेस, तो माथा पच्ची है काफी। तो बेटर है कि लोकल लेवल पे सेटल कर दी जाए। एंड लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज अ क्रिटिकल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेम्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आप चाहते हो कि सरकार आपसे चले, आप तो जमीन में बैठे हो साहब, चलाने वाले संसद में बैठे, कैसे होगी ये दूरी पूरी? बताओ मुझे, कैसे करोगे पार्टिसिपेशन? अरे आपके साथ लोकल रोज मर्रा बैठने वाला आदमी भी तो इन्वॉल्व हो, आप उसकी पॉलिटिक्स में क्यों आओगे? क्योंकि आप वहां पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आज की डेट में एमसीडी जो दिल्ली, हाल ही फिलहाल में जो लोग बच्चे मेरी क्लास को दिल्ली से देख रहे हैं, उनको पता होगी दिल्ली के नगर निगम के चुनावों में इस बार काफी यूथ ने जीत हासिल की है, काफी लोग नई उम्र के, नए चेहरे हैं। दिस इज कॉल्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं कि सब लोग आके बढ़ चढ़ रहे हैं। किसी जमाना था एक राजनीति में केवल वो व्यक्ति आते थे जिनके पास पैसा होता था, या फिर जिनके पास दूसरे तरीके होते थे राजनीति करने के। पर आज की डेट में रवैया बदला है, लोगों ने राजनीति की तरफ इंटरेस्ट बनाया है।
इसे आप ऐसा बिजनेस ना देखें। मैं यही बात नहीं कर रहा कि दिल्ली शहर की, हर जगहों पे अब सरकारें भी एक्टिवली चाहती हैं कि उनका यूथ उनमें पार्टिसिपेट करे, इसमें कुछ अपने आइडियाज दे। आप करंट की सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देख सकते हैं कि कितने यूथ जो है इन्वॉल्व हैं। तो इट्स बेटर कि आप लोकल लेवल को भी प्रेफर करें, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are the provisions of the 73rd Amendment Act 1992? बहुत इजी है। All the members of पंचायत, विलेज, इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट लेवल shall be elected directly by the people. मैंने आपको बोला ना, सरपंच हो वो भी वहीं से आया, जिला परिषद वो भी लोगों ने चुना है, ग्राम सभा वो भी लोगों ने सुनी है, सब लोगों के थ्रू चुनकर आए। एंड इस एक्ट में क्या बोला कि हमेशा हम ये सोचते थे, हम ये कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे, यार इंडिया में ना मजा आ रहा है, क्यों? पुरुष प्रधान देश है। अब आइडियोलॉजी चेंज है, महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है, एसटी, एससी, ओबीसी सबको रिजर्वेशन मिला है। जैसी रिक्वायरमेंट थी देश में शांति बनाने के लिए, जैसी रिक्वायरमेंट थी डेवलपमेंट को लाने के लिए, ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट, सरकार ने रेशियो दिया। 33% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को संसद में। सेम यहां पर भी वही है, 1/3 सीट जो है रिजर्व की गई एसटी, एससी, फीमेल, महिला सबके लिए, प्लस हाँ ऑल 3 लेवल्स पे। द एक्ट प्रोवाइड्स अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल। विधायक और सांसद के चुनावों की तरह लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी 5 साल दिए गए हैं विकास करने के लिए। आप 5 साल काम कीजिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है 5 साल के लिए आप भी कीजिए। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये जो प्रोविजंस और आप पढ़ रहे हो ये सारा वही है, मतलब वो आंसर था आपका। ये सारे प्रोविजन जो हमने बताए भाई कि वो सारे हैं कि यहां तक तो हमने शायद और पढ़ लेते, कोई बात नहीं। क्या क्या है इसमें? ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत विलेज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहेगा फॉर एसटी, एससी, वुमेन। एक्ट प्रोवाइड्स अ 5-year टर्म रहेगा। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट आपने देख लिया कि भाई डायरेक्टली बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकंड आपने देखा रिजर्वेशन ऑफ सीट। थर्ड आप देखोगे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा। जैसे सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव कराता है सांसद के, विधायकों के, वैसे ही स्टेट में भी सब होता है। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि सेंट्रल में इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, स्टेट में स्टेट इलेक्शन चुनाव कराता है। तो स्टेट से ही तो बनकर निकले हैं लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इनके चुनाव कराएगा। एक फाइनेंस कमीशन भी बनाया जाएगा। रीजन बिहाइंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से अधिकार है कि वो अपनी कमाई कर सकता है, तो वहां के लिए भी अपना एक फाइनेंस कमीशन है। एंड द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम। और एक ग्राम सभा भी होगी, हमने देखा कि भाई वो पंचायती राज का मेन सिस्टम है, क्योंकि वहां से भी लोग इलेक्ट होकर आते हैं एंड वो पंचायत के ऊपर नजर रखती है। तो ग्राम सभा अपर बॉडी हो गई, तो वो सब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 371, okay, some states like Assam, Nagaland enjoy few special rights. Support this statement. 371 article says that कि नागालैंड, जैसे नागालैंड है, असम है, मिजोरम है, इन इलाकों को, मतलब इन राज्यों को कुछ स्पेशल प्रावधान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? सो दीज इंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस, क्योंकि अपने ट्राइब्स को, अपने कल्चर, अपने रीजनल डाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं। किन को? कौन स्टेट है वो? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy special rights under Article 371 due to their peculiar social and historical circumstances. इनके इतिहास में इतनी उबड़ खाबड़ रही है, आगे इनको कोई नुकसान ना हो इसके लिए इनके प्रावधान बनाए गए। तो दी स्पेशल पावर किससे रिगार्डेड है? कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस पीपल, वहां के लोकल लोगों का जो कल्चर है, जो वहां के लोकल लोगों का खाना पीना है, उनका जो पहनावा है, उस सबको बचाया जाए। पीपल के लैंड राइट बचाए जाए, उनका कल्चर, उनकी प्रेफरेंशियल इंप्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी इन इलाकों को, इन राज्यों को स्पेशल दर्जा प्रावधान मिला हुआ है कि यहां पे कोई आता है तो बहुत अच्छा, मतलब वो उनको कोटा सिस्टम है। रीजन ये है कि दिल दुखाने वाली बात नहीं है कि सबको ये होना चाहिए। रीजन ये है कि हम चाहते हैं जो इलाके हद से ज्यादा पिछड़े हुए, जहां पे इंडिजिनियस पीपल को शायद उन्होंने कभी डेवलपमेंट का डी भी ना समझाओ, उनको यहां लाओ, जॉब्स दो। वो एक बच्चा जब सरकारी नौकरी से पैसा लेके जाएगा तो अपने घर में जब पहुंचाएगा तो डेवलपमेंट होगी ही, क्योंकि उनके पास कुछ करने के नहीं है। जंगल में कहां क्या काम करेंगे, उनको कोटा दे रहे हैं, कम से कम पढ़ लो, कोई काम कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डज द पार्लियामेंट हैव द राइट टू चेंज द
पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिफाइन दिस स्टेटमेंट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यह भी हो सकता है। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, यह भी हो सकता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, यह भी हो सकता है। बात क्या है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज इट्स ऑन वे, अपने हिसाब से नहीं कर सकता। क्यों? एनी चेंज हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है बच्चों? लोकसभा एंड राज्यसभा। कुछ ऐसे कानून हैं जिन पर केवल लोकसभा की चलती है, राज्यसभा का इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है और मेजोरिटी भी यहीं से वर्क करती है। राज्यसभा को सिर्फ नाम मात्र के लिए ऐसा रखा हुआ, उसके वो हां करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम वो बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी अरेंजमेंट, जो पावर डिवीजन का जो अरेंजमेंट है, क्या पार्लियामेंट ये कह सकता है कि सिर्फ सेंट्रल सेंट्रल रहेगी या स्टेट स्टेट रहेगी या लोकल लोकल गवर्नमेंट ही पावर करेगी, छीन छिना के इधर उधर कर दे? क्या कर सकता है? नहीं। इसके लिए जरूरी क्या है? दोनों घर जो पास करे विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। याद रखना बच्चों, ज्यादातर काम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको अप्रूव कराने हैं, इफ यू आर सिटिंग इन लोकसभा एंड इफ यू वांट टू अप्रूव और पास दैट पर्टिकुलर प्रोविजन और लॉ, सो आपको कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3। 2/3 को हम कहते हैं बच्चों, एक चीज और बता दूं आपको, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, अगर आपसे कभी भी जिंदगी में पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, दैट मींस 2/3 मेजोरिटी इज स्पेशल मेजोरिटी। अब 2/3 रह गए तो 2/3 का मतलब क्या है? 3 में से 2 लोगों ने कहा है यस और 1/3 बचा, एक नो कहे, क्या फर्क पड़ता है? और वो लॉ तो पास होगा ना। तो 2/3 से चाहिए, देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। आप पावर अरेंजमेंट करने जा रहे हो तो उसमें एक प्रावधान इन्होंने बनाया। क्या बनाया बच्चों? प्रावधान ये है कि पहले आप 2/3 से उसे पास कराओ, देन इसे लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के पास जो भी आप पहुंचो, वहां पे 50% लोग अगर पास करते हैं, लोकसभा में तो हो गया 2/3 से पास, अब विधानसभा में है, सांसदों के पास, विधायकों के पास, उनमें से अगर 50% बोलते हैं यस, तो फिर वो अरेंजमेंट जो पावर डिवीजन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो बोलते हैं नो तो नहीं होगा। दैट मींस पार्लियामेंट अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, हाउसेस ऑफ पीपल की नीड भी है एंड लेजिस्लेचर की भी नीड है। क्यों? क्योंकि आपके डिवीजन से स्टेट पे फर्क पड़ने वाला है, तो स्टेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1990 was the period of rise of regional political parties in many countries. Wait, this statement वजन डालिए इस बात पे। पहले क्या होता था? 1990 से बहुत सारी पार्टियों में एक प्रॉब्लम थी। पार्टियों में प्रॉब्लम ये थी, नंबर 1, ज्यादातर पार्टियां नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा पार्टी ना होने के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व यानी कि प्रेशर बन जाता था, पावर बन जाती थी, उसी की चलती रहती थी। बट कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देश में बनकर निकली। आज की डेट में आप बात करो, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी, सीडीपी पार्टी, आरजेडी, लोकदल, ऐसी कई सारी पार्टी हैं जो इस देश में इलेक्शन लड़ती हैं और अपने एरिया रीजनल में इन सब की अपनी अपनी पावर जो प्रेशर है वो बना हुआ है। सेंट्रल लेवल पे भी आप देखोगे तो अभी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग पावर है। ऐसा नहीं है कि एक ही पावर चल रही है तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं बन सकता, ना ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि सब जगह एक जैसा हो जाए। जस्ट बिकॉज कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोगों के ओपिनियन है उनके लिए, लोगों का फेवर है उनके लिए, तो पार्टी अपॉइंटली मतलब अकॉर्डिंगली अपॉइंट होती रहती है। सो आफ्टर 1990 चेंज ये आया कि बहुत सारी कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली एज वेरियस रीजनल पार्टी स्टार्टेड फॉर्मिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोalition गवर्नमेंट? अभी जो हो रहा है उसमें कोalition गवर्नमेंट बिल्कुल देखने को मिलता है। रीजन ये है कि मान लीजिए केंद्र सरकार, फॉर एग्जांपल हम पार्टी के नेम से चलते हैं, बीजेपी की सरकार कहीं बनी, एक राज्य में उत्तर प्रदेश मान लेते हैं, वहां पर बीजेपी को 100 में से 30 सीट मिलती है, कांग्रेस को 40 सीट मिलती है, बची हुई 30 सीट किसी और अन्य पार्टी की है। सरकार बनाने के लिए 50% सीट चाहिए, किसी के पास भी 50 वोट नहीं, 50 सीट नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? कोई दो पार्टी मिलकर सरकार बनाने की सहमति से, यानी कि इफ दे वांट, अगर वो चाहते हैं कि सरकार बने तो मिलकर सरकार बना सकते हैं।
एंड दैट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार। जब आपके पास भी पूरा बहुमत नहीं है, आपके पास भी पूरी बहुमत नहीं है, मैंडेट नहीं है इतना, तो आप मिलोगे, आप जुड़ोगे, अपने विचार रखोगे और मिलने के बाद अगर एग्री होते हो तो आप कोएलिशन गवर्नमेंट बना सकते हो। वही है। सो आफ्टर दिस अ सिंगल पार्टी कुड नॉट गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। नाउ द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू अलाई विद मेनी अदर पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट में भी कई सारी पार्टियों का समावेश है, मिला हुआ है, मतलब इसमें कई अदर पार्टीज शामिल है। सेम इन दी वे कांग्रेस में भी है। हर पार्टी में आजकल, नेशनल पार्टी में कुछ कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो मिलकर बड़ी पार्टी को मदद करती हैं, एंड इट लीड्स टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। जब लोकल गवर्नमेंट आकर आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी, क्योंकि उसके पास भी जीते हुए लोग हैं, आपके पास भी, अगर आपको सरकार बनानी है तो लोग चाहिए। अब लोग कहीं से भी लाओ, सरकार तो बनानी है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में कुछ लोग, रीजनल लोग, लोकल लोग अपनी बातों को रख पाते हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट शेयरिंग ऑफ, परफेक्ट डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब केवल एक पार्टी की नहीं चल रही है, अब यहां लोकल की भी उतनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप उनसे मिलकर सरकार बनवा रहे हो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, डिफेंड दिस स्टेटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो अपनी पावर, मतलब अपने राइट्स को एज ए इंडिपेंडेंटली चला पाए। क्यों नहीं चला सकती स्टेट गवर्नमेंट? रीजन ये है कि आपने कोएलिशन भी गवर्नमेंट बनाई हो सकती है कि बिकॉज whenever two different governments were in the center and state, the central government undermined the state government. State government अगर अपनी पावर चला लेगी तो क्या कर लेगी? Because we know in central state government, central government is more powerful than state government. State government से ज्यादा पावरफुल है एक अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट। सो उसकी ऑटोनॉमी ऐसी इस तरीके से नहीं कि वो अपने आप को फेडरल यूनिट्स बना के अलग करके चला ले। So whenever the same party ruled both at the center and in the most states, the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. Reason ये है कि अकेले तो वो वैसे भी सक्सीड नहीं हो सकते। पार्टी अगर एक है सेंटर और स्टेट पर भी, तो फिर आप जो मर्जी मनमानी कर सकते हो, ये तो हम मानते हैं। बट अलग अलग है ना, तो फिर भिड़ंत होगी, लड़ाई होगी। वो अपनी तरफ भागेगा, सेंट्रल अपनी तरफ भागेगा। पर मैंने आपको बताया कि चाहकर भी वो सेंट्रल से ऊपर नहीं जा सकती। तो यहां पर भी यही है कि द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, तो वैसे नहीं कर सकता साइज। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इतने आराम आराम से आ रहा है ना क्वेश्चन भी, ऐसा लंबा पूरा क्वेश्चन आता है लिखा हुआ एकदम, डिजाइन विजाइन, अपने को भी टाइम लगता है इसको देखने में। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ यूनिटरी एंड अ फेडरल गवर्नमेंट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। मैंने आपको बताया यूनिटी गवर्नमेंट मतलब एक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट मतलब दो सरकार तो है ही है, तभी फेडरेशन है, अदरवाइज तीन भी हो सकती है, वरना नहीं होती तो फिर ऐसा नहीं होता। तो जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई ये है कि द प्राइमरी डिफरेंस इज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। इन केस ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द अथॉरिटी टू मेक ऑल द लॉज और कंट्री डिसीजंस। यूनिटी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप कहोगे कि यूनिटरी गवर्नमेंट, तो पावर जो है यूनिटरी में वो केवल किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बाकियों को तो सिर्फ भटूरे मिलते हैं, छोले तो भाई साहब खा गए। एंड ऑन द अदर हैंड द फेडरल गवर्नमेंट इज वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर। फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जहां पे आपको स्टेट गवर्नमेंट को पावर देनी पड़ेगी। यूनिटरी गवर्नमेंट में आपको अपने पास रखकर सिर्फ ऑर्डर पास करते हो, ये करो साहब। फेडरेशन में डिवीजन है, अब डिवीजन है तो क्या होगा? इट मींस देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। In the unitary system of government, the central government works in their way. मेरी सरकार है, जैसे मैं चलाना चाहूं चलाओ, बट वो पॉसिबल नहीं है दूसरी तरफ। एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरी सरकार है ही नहीं तो किसकी जवाबदेही और किसको देना है जवाब? नो वरी। सो और देयर इज नो चांस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। यूनिटरी मींस देयर इज नो चांस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन, देयर इज नो अथॉरिटी, कुछ भी नहीं है, अपने मन के राजा है। बट इन द केस ऑफ फेडरल देयर इज अथॉरिटी, देयर इज अनदर गवर्नमेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर ऑटोनॉमी एज वेल। हमें उनकी भी फ्रीडम को समझना होगा। हम चाहकर भी अपनी नहीं चला सकते उन पे, बिकॉज हमने फेडरेशन बोला है, फेडरलिज्म बोला है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इतना बड़ा आंसर है बट वैसे छोटा ही है, बहुत सिंपल पॉइंट से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। द स्टोरी ऑफ द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेडरलिज्म इज नॉट in India is not merely because of led constitutional provisions. Write an answer in support. ये भाई साहब चाहते क्या है?
डबल डबल लाइन को रिपीट कर रखा है, देख रहे हो आप, ऐसा ही है ना, डबल ही कर रखा है, हाँ डबल ही कर रखा है। सो हम इसको हटाते हैं, कोई भी एक पढ़ लो, एक ही चीज़ है बच्चों, हो सकता है मिस्टेकनली और टाइप हो गया हो, या फिर वो चाहते हो कि आप दो दो बार पढ़ के समझो, रिवीजन यही करा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द लेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसकी वजह से नहीं है, आपको पता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से है। सो द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, द रीजन इज नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जैसी हमारे यहाँ पे सरकारें चुनी गई हैं, जैसी हमारे यहाँ पे राजनीति होती है, यही है द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। सरकारें ना मिलजुल कर चलें, सरकारें अलग थलग हो जाएं तो फेडरेशन चलेगा ही नहीं, क्योंकि फेडरेशन में डिवीजन होता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लीड टू द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द डिजायर टू लिव टुगेदर इन आवर कंट्री, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जब सरकारें मिलजुल कर चलना चाहती हैं तो वो रिस्पेक्ट करती है एक दूसरे की बातों को समझती हैं। अगर वो सरकारें भिड़ जाएं आपस में तो क्या फेडरेशन बनेगा। तो क्या है फॉलोइंग तरीके जो है आपको देख लेना, यही बेसिकली मेन तरीके तो यही थे बच्चों सारे, आपको बस यही है कि दीज आर द फॉलोइंग वेज। तो आप ये छोड़ दो अभी, तो क्वेश्चन यही है कि सपोर्ट करना था। आई थिंक इसमें मिस्टेकनली शायद आधा टाइप है या कुछ ऐसा रहेगा, बट आई थिंक इतने से आप एग्जांपल बना लोगे कि कैसे हैं कि भाई आप फेडरेशन में आप दूसरी सरकार को इग्नोर नहीं कर सकते, आपकी अथॉरिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उनकी पावर्स को छीन नहीं सकते हो, आप ऐसे अपनी मर्जी चला नहीं सकते हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके पास है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उनके करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्ट है, वैलिडेट है, ये सारे इसमें लिख दोगे तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, आइडेंटिफाई द इमेज एंड इन विच ईयर इट बिकम्स द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट यानी लैंग्वेज पॉलिसी वाज द फर्स्ट टेस्ट जिसको हमने फेडरेशन के तौर पे जो है अलग करके देखा था। सो क्या था, द इमेज इज ऑफ आंध्र प्रदेश। ये इमेज जो आप देख रहे हो ये आंध्र प्रदेश की है, ऑब्वियसली बात है, हमारे यहां पे लिखा हुआ भाई आंध्रा, यही वो फर्स्ट स्टेट है ऑन द लैंग्वेज बेस पे जिसको बनाया गया था। फर्स्टली बिकॉज मैनी पॉलिटिकल लीडर्स अपोज दिस एंड मैनी वर इन सपोर्ट ऑफ दिस। पर हमने जब देखा कि जब आप इस आंसर को ना भी देखो तो आप खुद से लिख सकते हो, आंध्र प्रदेश फर्स्ट था, कुछ लोग इसको चाहते थे लैंग्वेज बेस पे डिवाइड हो, बट कुछ लोग इसको सेकंड चश्मे से देख रहे थे। कैसे कि यार आप लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर रहे हो, फिर तो कंट्री डिवाइड हो गया, फिर तो आप यूनिटी इन स्पिरिट रहोगे ही नहीं। तो उसका विरोध हुआ। एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र स्टेट इन अक्टूबर 1953 बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले अलग और जो अपने क्या कहते हैं मद्रास सिस्टम अलग, मद्रासी जो मद्रास में जो अपनी चल रही है भाषा तेलुगु, ये सब अलग कर दिया गया। अब ये अलग करने का रीजन ये था बच्चों 1953 में, क्योंकि लोगों की हो रही थी लड़ाई दंगे, लोग चाहते थे लैंग्वेज बेस पे उसको करना। मैंने आपको बताया जेवीपी कमेटी बनी थी, वो भी सर्वे करके आई, उन्होंने भी मना किया, बट क्योंकि लोगों के चलते स्ट्राइक के चलते हमने इसको बनाना पड़ा। 1953 में फर्स्ट स्टेट जो है वो भी कौन सा हमारा आंध्र प्रदेश है, जो लैंग्वेज बेस पे अलग होकर बना था, लिंग्विस्टिक बेस पे जो डिवीजन हुआ। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए, सबके आंसर समझ में आ गए। आपको जो कुछ माइंड मैप्स में पढ़ लिया उसके बाद सारे आंसर तो वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई आंसर आपको अगर नहीं समझ में भी आया ना मिले ना कोई बात नहीं, बना दोगे यार, इतने अच्छे से माइंड मैप करें आपने। एंड आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है। सो फाइनली हम पहुंच गए अपनी अंतिम घड़ी में, लास्ट स्टेज पर, जहां पर थैंक यू करने का समय, दोस्तों अलविदा करने का समय। चाहता तो था कि बहुत क्वेश्चन करें, बट चूंकि हमारी सीरीज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट को लेकर है, उन चीज की बातों को लेकर है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।